हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो हम लोग कर रहे हैं मास्टर केडर फिज़िक्स के लिए प्रेपरेशन, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की हमने 2 वीडियोस हम कर चुके हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियर प्रॉपर्टी स्टार्ट की हुई है। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में गलती से मुझसे जो एटॉमिक मास यूनिट के रिलेटेड क्वेश्चन छूट गए थे, तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चन दैट आर फॉर यू टू सॉल्व। आप इसे सॉल्व कीजिए और इनका आंसर है वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन देख के कि ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो हमने कर रखे हैं, ये हमें आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, आपको आते होंगे, बट नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, हो सकता है कि वो आपको ना आते हों। ठीक है। तो क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके बाहर मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जितना मैं आपको करवा रही हूँ। ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU एंड द एनर्जी शुड बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, किसके इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है? 1 AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट, और जो आपका आंसर होना चाहिए वो दैट शुड बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, calculate the rest mass energy of an electron and the third is calculate the rest mass energy of a proton। आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आपको साथ के साथ वो मिलती जाए। ठीक है। आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आगे, अभी तो ये स्टार्टिंग है, इसमें आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। सो फर्स्टली लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज़ द एनर्जी नीडेड टू होल्ड ए न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियॉन्स हमें पता है क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब उनको होल्ड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि उनको होल्ड करने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होते जाएंगे? इंक्रीज़ होते जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करना स्टार्ट करेंगे? रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर। तो आप सोचिए कि इतने कम डिस्टेंस में, इतने कम रेडियस में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो वो न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अगर उनको बाइंड करके हमें रखना है, तो हमें उनको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ओके। सो द सेकेंड, और बाइंडिंग एनर्जी कैन बी डिफाइंड एट, सेकेंड बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। क्या होता है कि जब हम न्यूक्लियॉन्स को, मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में कलेक्ट करके न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस कलेक्शन में हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। और उस एनर्जी के उस एनर्जी में क्या होता है कि जो मास होता है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। मीन्स जितना मास का डिफेक्ट आएगा, जितना मास क्या होगा? मास डिफेक्ट क्या होगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एक तो उनका मास हम प्लस करके ले लेंगे, और दूसरा हम जब न्यूक्लियस हमारा बन जाएगा तो हम मास फाइंड करेंगे टोटल न्यूक्लियस का। तो हम देखेंगे कि दोनों मासेस में क्या आ रहा है? एक डिफरेंस आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वो मास कहाँ पे चला गया? तो वो जो मास डिफेक्ट है दैट इज़ डेल्टा एम, जितना मास वहाँ से रिड्यूस हो गया, वो किसकी फॉर्म में अपीयर हो जाएगा? दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ओके। थर्ड डेफिनेशन, थर्डली हम बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। ठीक है। तीसरी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसका बना हुआ है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। ठीक है।
अब न्यूक्लियस को हमें ब्रेक करना है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, मींस न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स हमें सेपरेट करने हैं, न्यूट्रॉन्स हमें सेपरेट करने हैं। तो उसके लिए उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ये जो बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमें किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास है न्यूक्लियस एक्स जेड ए, कोई भी एटम है एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है जेड। जेड क्या होता है, हमें पता है जेड इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और ए क्या होता है हमारे पास, मास नंबर। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू ए माइनस जेड, ठीक है। सो इतने हमारे पास इस न्यूक्लियस में क्या होंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। लेट अस सपोज दैट कि जो कैपिटल एम ए जेड है दैट इज़ द मास ऑफ द न्यूक्लियस, कि जो हमारे पास पूरा न्यूक्लियस बन गया उसका मास कितना है, दैट इज़ एम ए जेड, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होगा, देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि मास डिफेक्ट क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं हम उसका मास फाइंड करेंगे, उसमें प्लस करेंगे जितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास, उनको टोटल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उनको कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, एक न्यूक्लियस बना दिया जिसका मास हमने सपोज कर लिया कितना है, एम। तो वो दोनों मासेस का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। सो इस न्यूक्लियस में क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड। जेड आर द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। और लेट अस सपोज कि एक प्रोटॉन का मास कितना है, दैट इज़ एम पी, ठीक है। तो ये टर्म जो हमारे पास आ गई दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स। सिमिलरली वी विल राइट द टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमें न्यूक्लियस में, दैट इज़ ए माइनस जेड। एंड लेट एम एन इज़ द नंबर ऑफ मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कितना मास है हमारे पास, दैट इज़ एम एन। तो ये टर्म हमारे पास बन गई टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये आ गया प्रोटॉन्स का मास, ये आ गया न्यूट्रॉन्स का मास, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस करने के बाद हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियस की, जिसका मास कितना कंसीडर किया है हमने, एम। तो उस मास को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस वैल्यू में से। देन दिस टर्म इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, मास डिफेक्ट, ठीक है। इज़ इट क्लियर। सो अब हम मास डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू आवर सेकेंड डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन में हमने कहा है कि मास डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, बाइंडिंग एनर्जी से। अब मैं बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर रही हूँ तो आपको ये तीनों क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा कि इसका आंसर कैसे फाइंड करना है अगर आपको नहीं पता, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, सो अब हम फाइंड कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट डेल्टा एम। तो हम यूज़ करेंगे द फेमस रिलेशन दैट इज़ ई इज़ इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। ई की जगह पे आप लिख सकते हो बी ई, क्योंकि हम कौन सी एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी, तो वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास है ये, दैट इज़ जेड मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ होल न्यूक्लियस, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। सो दिस फॉर्मूला गिव्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है, मास नंबर कितना है उसका, ए। क्लियर है। सो अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, ठीक है। देखिए जब आप कैलकुलेट करोगे ना AMU तो उसका आंसर आएगा एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU दैट इज़ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप कैलकुलेट करके देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है।
अब क्या होगा कि बाइंडिंग एनर्जी हमें न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने कैलकुलेट किया था कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो ये भी क्या है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो मेज़र होती है दैट इज़ ऑलवेज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिमेंबर दिस कि जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हम मेज़र करते हैं वो हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मेगा की पावर होती है 6, ठीक है। तो इसको हम 10⁻6 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जाओ। इज़ इट क्लियर? ओके। सो अब मैं आपको बता रही थी कि जब आपको बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें जो MP MN की वैल्यू दी होंगी वो आपको दी होंगी AMU में। किस में दी होंगी? AMU में। तो आपको AMU को कन्वर्ट करना होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम लोग मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे इन AMU, ठीक है। और उस मास डिफेक्ट को हम डायरेक्टली C² से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो वो डायरेक्टली हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी में, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C²। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो जब हम इसके साथ का एक न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हमें न्यूक्लियर मास AMU में दिया हुआ है तो हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्टली इट इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बट क्वेश्चन करने से पहले हम करते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें पहले। ओके, सो नेक्स्ट इज़ बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कि बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेगी। सो हाउ दीज टू आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ बाइंडिंग एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो होने का मतलब यही हुआ कि जो टोटल मास है इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का दैट इज़ ग्रेटर दैन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस जो आफ्टर उनकी फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल, ओके। इस केस में क्या होगा कि हमें एनर्जी आउटसाइड से प्रोवाइड करवानी पड़ेगी टू डिस्टर्ब न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कि न्यूक्लियस को कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें आउटसाइड से प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ सो इफ़ बाइंडिंग एनर्जी इज़ लेस दैन ज़ीरो मीन्स जो फाइनल न्यूक्लियस हमारे पास बन रहा है उसका मास कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मास से क्या है, ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल। एंड वी नो दैट कि अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है अपने आप, जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। सो नेक्स्ट थर्ड क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। एक्चुअली सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हम डिफ़ाइन करते हैं कि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना ही न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी आपकी बाइंडिंग एनर्जी आई है उसको उसके टोटल मास नंबर यानी कि A से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सो दिस टर्म by using this term you can find binding energy per nucleon. So this is binding energy per nucleon, ठीक है। ओके, सो सेकंड है हमारे पास मास डिफेक्ट। सिमिलरली हम मास डिफेक्ट का भी देख लेते हैं। मास डिफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सिमिलरली जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी की है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ही हमने किससे बनाया है, मास डिफेक्ट से, ठीक है। अगर मास डिफेक्ट हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसके लिए आता है, या तो वो न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा लाइट हो, वेरी लाइट न्यूक्लियाई, और फॉर वेरी हैवी न्यूक्लियाई। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देते हैं कि जो मास डिफेक्ट होता है वो पॉजिटिव किन न्यूक्लियाई के लिए होता है और नेगेटिव किन के लिए होता है। तो पॉजिटिव होता है या तो बहुत लाइट न्यूक्लियाई हो
या फिर बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियाई हो, ठीक है। और नेगेटिव किस में होता है, नेगेटिव इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा हैवी के बीच में जो इंटरमीडिएट हमारे पास न्यूक्लियाइज आएंगे उनके लिए जो मास डिफेक्ट होता है दैट इज़ नेगेटिव। ओके, सो अब हम करते हैं बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे एक क्वेश्चन। So here is the question on binding energy. The question is calculate binding energy in mega electron volt। ठीक है, देखिए इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही हमें दे रखा है कि जो एनर्जी हमें फाइंड करनी है दैट शुड बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें न्यूक्लियस कौन सा दिया है दैट इज़ हीलियम 4। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये हमें डाटा दिया हुआ है। सो फर्स्ट वैल्यू इज़ मास ऑफ हीलियम, पूरे न्यूक्लियस की वैल्यू दी हुई है। सेकेंड इज़ मास ऑफ 1H। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर देख के, तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हम वहाँ पे सोचने लगते हैं कि यहाँ पे तो हमें मास ऑफ प्रोटॉन दिया ही नहीं हुआ है, तो हम कैसे वैल्यू फिल करेंगे। तो ये ध्यान से देखिए कि जो हाइड्रोजन 1 होता है, हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। ठीक है, तो मीन्स उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा, तो H1 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इंडिकेट्स द मास ऑफ प्रोटॉन। सो ये वैल्यू जो हमें दी गई है दैट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन, एंड द थर्ड वैल्यू इज़ गिवन मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सो लेट्स फाइंड द आंसर। सो आंसर हमें पता है कि जो हीलियम न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, मास नंबर कितना है 4। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, z इज़ इक्वल टू 2, एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2। सो फर्स्टली लेट्स फाइंड मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ होल न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस का मास क्या है m, हीलियम 4। ठीक है, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास सारी वैल्यू है, मास ऑफ प्रोटॉन की फिल कर दी, मास ऑफ न्यूट्रॉन की फिल कर दी और हीलियम की फिल कर दी। और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये 0.030387 एंड द आंसर विल बी AMU। क्यों, क्योंकि हमें जो तीनों मास दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं, AMU में। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा MC²। ठीक है, सो डेल्टा M कितना होता है, कितना हमें कैलकुलेट किया है 387 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे है कि एक तो मेथड है कि हम C की वैल्यू फिल करें, C की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ध्यान से देखिए कि जो हम तो हम फाइंड कर रहे थे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो मैं आपको बता रही थी कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा MC²। डेल्टा हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, अब एक मेथड तो है कि हम C² की वैल्यू फिल कर दें। C हमें पता है क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, बट अगर आप ये मेथड यूज़ करोगे तो ये मेथड हो जाएगा आपका गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मास कैलकुलेट किया है दैट इज़ इन AMU, मास है AMU, और जो वेलोसिटी है दैट इज़ स्पीड है दैट इज़ इन मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड तो SI यूनिट है, बट AMU इज़ नॉट एन SI यूनिट। तो AMU को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम्स में, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें ये मेथड अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है कि अगर आपको मास AMU में दिया हुआ हो, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं तो मास उसमें जो प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस का दिया होता है वो AMU में ही दिया होता है, एटॉमिक मास यूनिट में ही दिया होता है। तो आपको बस क्या करना है कि मास डिफेक्ट फाइंड करके उसको 931 से डायरेक्टली क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जो आपका आंसर है बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, और डायरेक्टली किस में आएगी, वो इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में किया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की दैट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
सो दिस इज़ द सिंपल फार्मूला टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी। अब इसमें सिर्फ मास डिफेक्ट फाइंड करना है, उसको 931 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो डायरेक्टली आपके पास एनर्जी आ जाएगी, और वो जो एनर्जी होगी दैट विल बी इन यूनिट्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, और उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया। नाउ अब पहले मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 3 क्वेश्चन दे चुकी हूँ करने के लिए। नाउ हेयर द 4th एंड 5th क्वेश्चन। सो जो 4th क्वेश्चन है दैट इज़ ऑन बाइंडिंग एनर्जी, जो हमने अभी किया है न्यूमेरिकल उसके रिलेटेड ही है, बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक पे ही रिलेटेड है। सो लेट मी रीड द स्टेटमेंट। सो द स्टेटमेंट इज क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द सेपरेशन एनर्जी टू रिमूव 1 प्रोटॉन फ्रॉम ऑक्सीजन 816। आपको ऑक्सीजन 816 का न्यूक्लियस दिया हुआ है, उसमें से आपको एक प्रोटॉन सेपरेट करना है, उसकी आपको सेपरेशन एनर्जी क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपको वैल्यूज़ गिवन है N715 की वैल्यू और mH दैट इज़ मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारे पास न्यूक्लियर रेडियस पे एक क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज द रूट मीन स्क्वायर दैट इज RMS एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस ऑफ अटोमिक नंबर A। न्यूक्लियस का अटोमिक नंबर कितना है हमारे पास, मास नंबर सॉरी कितना है, A। इन इट्स ग्राउंड स्टेट वेरीज एज। इसकी जो ऑप्शंस है वो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, हेयर आर द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है A raised to power 4/3, second option is A raised to power 1/3, third is A raised to power -1/3 and the fourth is A raised to power -2/3। ठीक है, तो आज की जो हमने वीडियो की है इसमें टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या कुछ आप और समझना चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ करेंगे, जो उनकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी आ जाती है, पैरिटी आ जाती है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए, ताकि थ्योरी जितनी जल्दी हमारी कंप्लीट होगी उतनी जल्दी हम किस पे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, मेरा मानना ये है कि अगर आपको थ्योरी का कंसेप्ट नहीं पता, ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स को क्या करोगे, क्रैम करोगे, और क्रैमिंग किसी हद तक हम कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। सो बेटर है कि कंसेप्ट को समझो। ठीक है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।